साइंस और विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 से 10 तक के जो 5 पार्ट है उसमें से पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, जिसमें मैं सरिता सुहास नागदे, चारकोप सेक्टर 1 म्यूनिसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 से 10 तक विज्ञान 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक रिवीजन जैसे या प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका फॉर्मेट हम आज देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए और सुनिए। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आप सभी बच्चों को पता है कि कितने मार्क्स का पेपर आपको होता है। ये तो हर कोई टीचर, जो भी कोई विज्ञान आपका ले रहा है, सेशंस आपके हो रहे, लेक्चर्स हो रहे, उसमें पैटर्न आप सभी को एकदम बाय हार्ट हो गया होगा अभी। पर एक रिवीजन के तौर पर मैं फिर से आपको फॉर्मेट बताने जा रही हूँ कि 40 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको पूरे 4 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 2 सब क्वेश्चन है, जैसे पार्ट ए पार्ट बी, 5-5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपको ए और बी, एक ए 4 मार्क्स का, फिर बी 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। और फिर आते हैं हम, जो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको 15 मार्क्स के लिए आता है, 15 मार्क्स के लिए वो आता है, जिसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस लिखने होते, मतलब उनके आंसर्स लिखने होते। आपको 6 या 7 क्वेश्चंस वहां पर दिए रहते, मतलब ये ऑप्शंस इसमें रहते हैं कि आपको जो भी 7 क्वेश्चन में से जो भी 5 आपको सही लग रहे हैं उनके आंसर्स आप लिख सकते हो। तो एक एक क्वेश्चन जो होता है वो 3-3 मार्क्स के लिए आता है, 3 गुणों के लिए वहां पर हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 गुणों के हिसाब से ही आपको उसका आंसर सही से पॉइंट से लिखना है, ताकि जो भी कोई पेपर चेकिंग या कुछ भी ये होता है तो आपको पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हो तो आपके पेपर का एक इम्प्रेशन जो है वो अलग होता है, और आपको भी मालूम पड़ता है कि मैंने कौन सा पॉइंट लिखा और कौन सा पॉइंट छूट गया। तो अगर आप पॉइंट वाइज और फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साइंस का पेपर आप बहुत इजीली लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जो 5 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी एक ही क्वेश्चन आपको लिखना होता है। तो ऐसे आपको पूरे 4 क्वेश्चंस होते हैं पूरे 40 मार्क्स के लिए। उसके बाद है आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने पहले ही बताया लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है 6 से 10 तक का क्वेश्चन, मतलब पार्ट 6 से 10 पार्ट तक का आपको पार्ट, हर एक पार्ट में 3 गुण वाले जो प्रश्न होते हैं। कृपया किसी का माइक ऑन है, आप म्यूट कर सकते हो। पार्ट नंबर 6 है प्राणियों का वर्गीकरण, 7वां पाठ है पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, 8वां है कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, 9वां पाठ है सामाजिक स्वास्थ्य, 10वां है आपदा प्रबंधन। तो ऐसे ये जो 5 पाठ है उसमें के जो 3-3 गुण के लिए जो संभाव्य प्रश्न, या हम मतलब किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि यही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं, पर पैटर्न वही आता है। इसीलिए फॉर्मेट आपको पता हो कि नहीं, ये क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में आ सकता है, इस प्रकार का प्रश्न किस में आ सकता है, ये अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे बुक की पढ़ाई कम समय में और इजीली कर सकते हो। इसीलिए ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका आप लोगों के लिए उपस्थित किया जा रहा है। उसके बाद है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टिप्पणी लिखो, आकृति को नामांकित कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, और दीर्घोत्तरी प्रश्न, ऐसे, और आकृति निकाल कर नामांकित कीजिए तथा वर्गीकरण कीजिए। तो ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो टिप्पणी लिखो मतलब क्या, फॉर एग्जांपल सिलेंडर, रिटार, निडार या प्राणी संघ जो भी है आपको सजीव की जीवन प्रक्रिया भाग 1 में से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सब पाठ के ऊपर जितनी भी टिप्पणियां हैं उसमें से कोई तो भी 1 या 2 टिप्पणी उसमें पूछी जाएगी। तो आपको एक लिखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है सिलेंडर, आटा या निडार या प्राणी संघ।
उसके बाद है आकृति को नामांकित कीजिए, मतलब आपको आकृति दिया रहेगा, उसमें से आपको उसके विविध अंग जो है उनको आपको नामकरण करना है, मतलब नामांकित करना है, उसके नाम लिखने हैं खाली आपको। उसके बाद है तालिका पूर्ण कीजिए। तो तालिका पूर्ण कीजिए मतलब आपको एक चार्ट जैसे कुछ दिया रहता है, उसमें आपको बाकी की चीजें दी रहेगी, दो तीन चीजें नहीं दी रहेगी, वो आपको वही बॉक्स में लिख के कंप्लीट करके पूरा जो तालिका है वैसे के वैसे आपको लिखना होता है। और दीर्घोत्तरी प्रश्न जैसे कि कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की 4 विशेषताएं लिखिए। ऐसे जो 3, 4, 5 सेंटेंस में हम उत्तर लिख सकते हैं, ऐसी विशेषताएं हमें वहां पर लिखनी है, तो इन प्रश्नों को कहते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। और लास्ट में जैसे आकृति निकाल कर नामांकित कीजिए, मतलब पहले एक आकृति दिया रहेगा उसको नामांकित कीजिए, ऐसा भी आ सकता है, वर्गीकरण कीजिए वो भी आ सकता है, और आकृति आपको भी खुद निकालना है और नामांकित करना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें आ सकते हैं, 3-3 गुणों के लिए, 3-3 मार्क्स के लिए। टिप्पणी, आकृति बनाना, तालिका पूर्ण करना और दीर्घोत्तरी प्रश्न, वर्गीकरण करना, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको इसमें आ सकते हैं। ये हो गए आपके छठे पाठ पे। उसके बाद है पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की, उसमें भी जैसे सिरका, भूमि भरण स्थल, ऐसी टिप्पणियां या आकृतियां, उसमें भी बहुत सारी आकृतियां हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको ये हो जाए कि नहीं, इसमें अगर ऐसी आकृतियां हमें बनाना है तो इजीली हम कैसे बना सकते हैं, उसको नामांकित कैसे कर सकते हैं। अगर तालिका पूर्ण कीजिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न, ये सब ऐसे कॉमन प्रश्न जो है वो सब पार्ट में से एक एक दो दो, एक एक दो दो अगर आपको रेडी हम रखते हैं तो क्वेश्चन में एक एक ही पूछे जाएंगे, आपको पूरे सभी के से 5-5 नहीं पूछे जाएंगे हर कैटेगरी में। टिप्पणी लिखना है तो उसमें एक ही टिप्पणी या 2 टिप्पणी आएगी। आकृति को नामांकित कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न। उसके बाद कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी पे भी वैसे ही, जैसे क्लोनिंग है, नील क्रांति है, हरित क्रांति है, ऐसे प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब 9वां जो पाठ है अपना सामाजिक स्वास्थ्य, जिसमें साइबर अपराध, व्यसनाधीनता, ये सब पॉइंट्स उसमें आते हैं। साइबर अपराध जो है उसमें, और हम जो 8वां पाठ है कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, उसमें भी देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी, मूल कोशिकाओं के उपयोग, मूल कोशिका क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या होते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ, ऐसे भी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। उसके बाद है व्यवहारिक उपयोग उसका कैसे हो सकता है, पशु संवर्धन है, ये सब पॉइंट्स आपको टिप्पणी में या आकृति में भी आ सकते हैं। तो ये सब चीजों से ध्यान रखना है, और हर एक पार्ट का वही हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है, तो उस पे भी आपको टिप्पणी आ सकती है। श्वेत क्रांति, नील क्रांति है, ऐसे जो 8वां पाठ है उसमें बहुत सारे टिप्पणियां आने की मतलब ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें है। उसके बाद है सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाला घटक, यहाँ पे भी एक देखो तालिका पूर्ण कीजिए में ये भी आ सकता है, सामाजिक स्वास्थ्य अपना जो 9वां पाठ है उसमें। और उसमें बहुत सारी आपदाएं भी दी रहती है, प्रसार माध्यम, उनके उपयोग, तो आपको एक चित्र दिया रहेगा, उसको आपको नामांकित करना होगा। नहीं तो चित्र दिया है उसमें क्या दिख रहा है, आपको चित्र देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, वो सब पॉइंट्स भी आपको घटना या आपत्ति वहां पर दी रहेगी, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है क्या होता है, व्यसनाधीनता है, साइबर अपराध है, ऐसी टिप्पणियां उसमें आ सकती है। और दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए भी आ सकते हैं कि हम तनाव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या उपयोग करोगे, क्या उपाय योजना करोगे, ये सब ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अन्य लोगों से सुसंवाद करना है तो उसका महत्व क्या हो सकता है, अगर हम अन्य लोग जो इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, इनसे हमेशा संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में कौन कौन से बदलाव होते हैं, ये भी आपको दीर्घोत्तरी में प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके बाद अपना 10वां पाठ है आपदा प्रबंधन। तो आपदा मतलब डिजास्टर, ये सभी को पता है, आपदा किसे कहते हैं ये पता है, और आपदाओं के प्रकार जो है
वो अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि वो भी एक चार्ट के स्वरूप में आपको दिया गया है, आपके बुक में भी दिया गया है कि आपदाओं के प्रकार कितने हैं, भूभौतिक है, जैविक और मानव निर्मित। तो भूभौतिक अगर आपको पूछा जाता है चार्ट के स्वरूप में, तो भौतिक में क्या होता है, भूवैज्ञानिक और भूगर्भीय। उदाहरणार्थ भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी, ये सब उसमें आता है। उसके बाद वातावरणीय या खगोल शास्त्रीय, तो उसमें शीतलहर, बर्फीले तूफान, बर्फवृष्टि, ये सब पॉइंट्स उसमें आते हैं। वैसे जैविक मतलब वनस्पति जन्य आपदा या प्राणी जन्य आपदा, मतलब वनस्पति जन्य जंगल दावानल या कवक जन्य रोग, ये सब वनस्पति जन्य में आते हैं। और प्राणी जन्य मतलब संसर्ग जन्य विषाणु, जैसे हेता, विषम ज्वर, पीलिया, प्लेग, अभी आया है कोरोना, ऐसे जो भी संसर्ग मतलब विषाणुओं से ये होने वाले जो विकार रोग है, उनमें ये कैटेगरी में आ सकते हैं। और मानव निर्मित मतलब अनाकलनीय या हेतु पुरस्कार, मतलब उदाहरणार्थ वैश्यली गैस का रिजान या परमाणु परीक्षण। और हेतु पुरस्कार में क्या आएगा, युद्ध, आग, ये सब हेतु पुरस्कार आपदाएं है। तो ऐसे आपदाओं के प्रकार जो है वो पॉइंट वाइज आपको ध्यान में रखने हैं। उसके परिणाम क्या हो रहे हैं अपने ऊपर, क्या होते हैं, प्रबंधन कैसे करना चाहिए, और आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा के बाद का प्रबंधन, ऐसे भी अगर टिप्पणी आपको पूछी जा सकती है। उसमें बहुत सारे कानून भी है, जैसे कि आपदा प्रबंधन कानून 2005, तो उसमें क्या-क्या पॉइंट्स दिए थे, किस तरीके से वो कानून की अमल मतलब हो रहा है, इस प्रकार की सब माहिती आपको उसमें देनी होती है, लिखनी होती है। तालिका पूर्ण कीजिए, जैसे प्रथम उपचार के उद्देश्य, ये आपको सेंटर में दिया रहेगा और उसके आजू-बाजू आपको पूछा जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करते हैं हम प्रथम उपचार, क्यों करना चाहिए, किसे कहते हैं प्रथम उपचार, मतलब क्या होता है। तो आपको डायग्राम के माहिती से या आपको चार्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम अभी चित्र भी दिए जाते हैं, जैसे कि आप अलग-अलग चिन्ह दिए जाते हैं। डेंजर है तो वैसे कंकाल का चिन्ह दिया जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि नहीं, इस जगह पे हमें जाना नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे। तो अभी हम देखेंगे कि एक-एक प्रकार के जो ये होते हैं, मतलब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसके आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं, ये हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको एक और स्लाइड में दिखा रही हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो भी मैंने अभी टिप्पणी लिखो ये बताया, दीर्घोत्तरी प्रश्न बताए, तो वैसे क्वेश्चंस आपको उसमें कैसे मतलब लिखने हैं, वो सब आपको वहाँ पर समझ में आएगा। सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। जैसे सिलेंडर आटा या निडारिया प्राणी संघ मैंने बताया था आपको। तो उसमें आपको टिप्पणी लिखनी, तो टिप्पणी आप कैसे लिखोगे, सिलेंडर आटा ये निडारिया प्राणी संघ का प्राणी है और अधिकांश समुद्र तल में रहता है। कुछ प्राणी मीठे जल में भी रहते हैं। इस कैटेगरी के जो भी प्राणी हैं, वो कुछ मीठे जल में भी रहने वाले हैं। इनके शरीर का आकार जो होता है वो कैसे होता है, दंडाकृति होता है। निडारिया या सिलेंडराटा प्राणी संघ जो भी है, उसमें के प्राणियों का जो आकार होता है वो छतरी के समान या दंडाकृति होता है। दंडाकृति शरीर पर बहुशुंडक और छतरी के आकार का शरीर होने पर उनको छत्रिका भी कहते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे ही आपको लिखने हैं। जैसे 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो आपको 5-6 मुद्दे लिखने हैं और उदाहरण लिखना है। टिप्पणी कभी भी पूछा जाए उसमें लिखा नहीं रहता है कि उदाहरण लिखो, पर आपको उदाहरण जरूर लिखना है, ताकि उस कैटेगरी में कौन से प्रकार के प्राणी आते हैं वो समझ में आ सके। जैसे जलवैल है, ओरलत है, सी एनिमोन है, पोर्तुगीज मैन है, अब्बार, फाइसिलिया जिसे हम कहते हैं, जेलीफिश, ऐसे प्रकार के निडारिया ये प्राणी संघ के सिलेंडर आटा के आ सकते हैं। समझ में आया सभी को। उसके बाद है ऐसे ही टिप्पणी में आप बता सकते हो कि जैसे कि जैसे टिप्पणी लिखो में हमने निडार या सिलेंडर आटा देखा, वैसे ही 7वां पाठ जो है उसमें योगर्ट का उत्पादन मतलब
एक दुग्धजन्य उत्पाद है। योगर्ट क्या है? एक दुग्धजन्य उत्पाद है। औद्योगिक पद्धति से योगर्ट का उत्पादन करते समय दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए दूध पाउडर मिश्रित करते हैं। तत्पश्चात इस दूध का किण्वन कराया जाता है और दूध को उबाल के हम उसको ठंडा करते हैं। उसमें फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस मतलब जो भी दही के थोड़ा सा पार्ट उसमें डालते हैं और फिर पूरा वो जो योगर्ट बन जाता है। और उसमें लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टोबैसिलस ये जो जीवाणु है उसके कारण ही उसमें यौगिक बनते हैं और दही को एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद भी प्राप्त होता है। योगर्ट मतलब दही जिसको हम कहते हैं। उसके बाद दूध से बने हुए बहुत सारे पदार्थ हम बनाते हैं, जैसे चीज है, पनीर है। वो सूक्ष्म जीवों के मदद से हमें वो पदार्थ मिलते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोबैसिलस क्रीमारिस है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है। इन सब जो सूक्ष्म जीव है वो इस काम में हमें मदद करते हैं। चीज प्रोडक्शन है। उसके बाद सिरका या विनेगर। सिरका एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों का परिरक्षक भी है, जिसे हम परिरक्षण के लिए मतलब अगर किसी चीज को हमें पहचानना है, जानना है, उस खाद्य पदार्थ में कुछ ये तो नहीं, ये खट्टापन उत्पन्न करने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार सॉस, केचप, चटनी इत्यादि पदार्थों को टिकाऊ बनाने के लिए भी हम सिरका का उपयोग करते। तो सिरका मतलब क्या है, वो एक मुद्दे में आपको समझाना है। उसके बाद उसके उपयोग क्या है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और उसमें 4% एसिटिक अम्ल होता है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी नामक कवक की सहायता से फलों का रस, जैसे हम अगर मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे दुकानों पे हमें, बहुत सारे क्या सभी दुकानों पे मिलता है, एप्पी जूस मिलता है, फ्रूटी मिलता है, मतलब मैंगो पल्प मिलता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स के जूसेस हमें मिलते हैं जो कि स्टोर किए रहते हैं। तो स्टोर करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है। उसमें शक्कर होती है, कारखानों के गन्ने का छोटा, जड़ों का स्टार्च इत्यादि कार्बनिक पदार्थ का किण्वन करके हमें इथेनॉल अल्कोहल भी प्राप्त किया जाता है। इथेनॉल में एसिटोबैक्टर प्रजाति के जीवाणु और ग्लूकोनोमैक्टर जीवाणुओं का मिश्रण मिलाकर इथेनॉल का सूक्ष्म जैविक विघटन किया जाता है और इसी सूक्ष्म जैविक विघटन से हम एसिटिक अम्ल और अन्य उप उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मतलब SO2 गैस मिलाकर भी सिरका जो है वो तैयार करते हैं। तो सिरका का उपयोग क्या है, वो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजों का भी आपको उसमें पॉइंट वाइज देखना है। जैसे यहाँ पर दिया है वैसे के वैसे लाइन टू लाइन लिखना है जरूरी नहीं। आप आपके भाषा में और उस पर भावार्थ यही होना चाहिए कि उसमें क्या क्या कंटेंट है, उसका उपयोग कहाँ होता है, वो कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके टिप्पणी में आनी चाहिए। जैसे भूमिवरण स्थल है, जो कि मैंने वहां पे पीटे में भी दिखाया कि भूमिवरण स्थल लैंड फिलिंग जिसे हम कहते हैं। तो भूमिवरण स्थल मतलब क्या है, पहले तो उसकी परिभाषा आपको लिखनी है पहले पॉइंट में, कि भूमिकरण स्थल में शहरों के विघटनशील कचरे को इकट्ठा किया जाता है और ऐसे भूमिकरण स्थल शहरी क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं। ऐसे भूमिकरण स्थल शहरी बस्तियों से दूर खुली जगह पर होते हैं, ताकि वहां पर हम बड़े बड़े गड्ढे खोदकर भूमिकरण स्थल बनाए जाते हैं। उससे स्मेल भी आती है, इसीलिए थोड़ा बस्तियों से मतलब रेसिडेंशियल एरिया से थोड़े दूर रहते हैं। इसके बाद इन बड़े गड्ढों में प्लास्टिक की चादर बिछाकर गड्ढे की ऊपरी निचली सतह को ढक देते हैं। जैसे गड्ढा पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसमें पूरा प्लास्टिक का कवरिंग कर देते हैं और जिसमें कचरा सब डालते हैं और ऊपर से भी उसको ढक देते हैं। ऐसे किया जाता है। तो फिर इनको इकट्ठा किया जाता है, उसमें कचरा डाला जाता है, मिट्टी, लकड़ी का भूसा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम उसमें डाल सकते हैं। तो आप अगर कंसेप्चुअल पढ़ाई करते हो, जैसे कि भूमिवरण स्थल अगर बोला जाए तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। गड्ढा खोदा जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के सब कचरा डाला जाता है, फिर प्लास्टिक बिछाया जाता है और फिर उसमें जो सूक्ष्म जीव बनते हैं उनसे उसका विघटन किया जाता है। गड्ढा पूरा भरने के बाद उसे मिट्टी से लिप कर बंद किया जाता है। कुछ सप्ताह के पश्चात कचरे का जैविक विघटन होने से उत्कृष्ट खाद उसमें ही बनती है और वही खाद हम अपने खेतों में इसे यूज कर सकते हैं।
तो ये भूमिवरण स्थल की टिप्पणी जो है आपको ऐसे लिखनी, पहले तो परिभाषा लिखनी, फिर उसका उपयोग लिखना है। वो हर एक टिप्पणी में आपको वही स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो आपको भी ध्यान में रहेगा अच्छे से और आप अच्छे से लिख भी पाओगे। तो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको 5 से 6 मुद्दे, 7 मुद्दे आपको वहां पर लिखने हैं। उसके बाद औषधि वनस्पति का महत्व 8वां पाठ जो है उसमें दिया है। मूल कोशिका का उपयोग लिख सकते हो, उसमें कौन सी थेरेपीज होती है। नील क्रांति है, नील क्रांति किससे रिलेटेड है, मत्स्य खेती से रिलेटेड है। ये नील क्रांति किसे कहा जाता है, परिभाषा लिखनी है। फिर इसमें कौन से कल्चर किए जाते हैं वो भी वहाँ पे आपको लिखना है। तो रोहू, कटला जैसे मीठे पानी में रहने वाली मछलियाँ तथा झींगे जैसे खारे पानी में रहने वाली मछलियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इसके ही अतिरिक्त दक्षिण भारत में के समुद्र में समुद्री शैवाल, सीप, केकड़ा इत्यादि का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है नीली क्रांति के चलते हुए। उसके बाद है साइबर अपराध। ये मैंने पहले आपको बताया कि सामाजिक स्वास्थ्य में साइबर अपराध, व्यसनाधीनता, ऐसी टिप्पणियां आपको आ सकती है। जैसे कि साइबर अपराध मतलब मोबाइल से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड जो भी हम समाज माध्यम हम यूज करते हैं उससे रिलेटेड ये अपराध होता है। किसी का डाटा चुरा लेना, किसमें गलत तरीके से, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के लोग अपराध करते हैं। मोबाइल फोन पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए और किसी व्यक्ति की बैंक से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने के लिए भी इस लूट मार का उपयोग वहां पर किया जाता है। बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करके ही ये साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं, जैसे आधार कार्ड का पिन है, डेबिट कार्ड का पिन कुछ देख के हम बैंक से बोल रहे हैं और हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है, पर कोई बैंक अपने को फोन नहीं करती इस चीज के लिए। तो सतर्कता हमें बरतनी है। और न्यूज चैनल या टीवी चैनल एड्स में भी आपको बहुत बार बताया जाता है कि ऐसे फ्रॉड कॉल्स होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं जो कि अपने से कुछ गलत इस्तेमाल वो अपना कर सकते हैं। उसके बाद है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन सभी को पता है कि आपदा क्या हो सकती है, मतलब समस्याएं जो भी अपने ऊपर आती है। जैसे आपदा अलग अलग प्रकार की है, मैंने पहले ही आपको बताया कि मानवीय, मानव निर्मित, नैसर्गिक, भूगर्भिक, भूगोलिक, ऐसे अलग अलग आपदाएं अपने ऊपर आ सकती है। तो उसका प्राधिकरण या प्रबंधन कैसे करें, मतलब उसको उस पर रोक कैसे लगाए। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशासकीय स्तर पर कार्य करता है। उसके लिए एक समिति गठित होती है, उसमें से ही आप मतलब उसको फॉलो कर सकते हो या किस तरीके से वो काम चलता है और उसकी प्रिकॉशन हमें कैसे लेनी चाहिए कि उस चीज तक हम ना पहुंचे, वो आपदा हम पे नहीं आए। इसलिए हम पहले ही उसकी प्रिकॉशनरी में जो लेते हम, मतलब सुरक्षा के नियम जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं। तो ग्राम स्तर से लेके शहरी स्तर तक ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम करता है। विभिन्न राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का समावेश होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। मतलब हर एक राज्य का आपदा प्रति प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो मुख्यमंत्री से रिलेटेड होता है। उन्हीं के पास जाके सब चीजें मतलब माहिती जमा होती है और देश के लिए प्रधानमंत्री होते हैं। तो जिला आपदा केंद्र अगर प्रबंधन है तो जिला अधिकारी तक जाती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। मतलब गांव में है तो सरपंच है, सरपंच के बाद फिर शहरी भाग है तो वहां पर जिलाधिकारी होगा, फिर मुख्यमंत्री और फिर पंत प्रधान। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो चीजें चलती है, प्रोसेस होती है। तो इसलिए अलग विभाग इसके लिए दिया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी उत्तरदायी होता है और उसके अनुसार उसका पुनर्वसन करना, उस कार्यक्रम का नियंत्रण करना, समन्वय रखना, ये सब चीजें आपको उसमें करनी होती है। और उसी योजना में सब जो लोग सहभागी होते हैं वो सब इसके ही ऑब्जर्वेशन और उनका काम चलता है। उसके बाद है वर्गीकरण के विविध पहलू जो है, मतलब सजीव
का वर्गीकरण आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, ऐसे चार्ट के स्वरूप में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करके आपको वो क्वेश्चन आपको पूरा करना होता है, लिखना होता है कि आदि केंद्र के में क्या होता है, दृश्य केंद्र के में क्या होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दी रहेगी, जैसे एक कोशिकीय सजीव दिया रहेगा नाम, उसके नीचे आपको देखो बाजू में 2 डायग्राम दी है और उसका जगत पूछा गया है, जिसको अंडरलाइन किया है वो चीजें मतलब हमने बाद में लिखी है और उसको अंडरलाइन करना है और ऐसे ही तालिका आपको पूरी करनी होती है। जैसे कोशिका भित्ति युक्त होती है, बहुकोशिकीय सजीव में कोशिका भित्तिहीन होती है, भित्ति युक्त होती है। भित्ति युक्त किसमें होती है, स्वयं पोषी में, परपोषी में। फिर स्वयं पोषी क्या है, वनस्पति जगत है, और परपोषी कवक जगत है। तो ऐसे ही शॉर्ट बट स्वीट जो माहिती होती है वो कलेक्ट करने के लिए हम तालिका का ऑप्शन जो होता है वो होता है। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान की, 7वें पाठ पर कौन सी तालिका पूर्ण करो, ये आ सकता है। जैसे आपको फल दिया रहेगा, उसमें सहभागी सूक्ष्म जीव पूछे रहेंगे, पेय पदार्थ का नाम पूछा रहेगा, जैसे केफिया अरेबिका है, उसमें कौन से सूक्ष्म जीव आएंगे, लैक्टोबैसिलस ब्रुइस। उसके बाद उसके पदार्थ का नाम जो है वो क्या बनेगा, कॉफी। मतलब कॉफी जो हम पीते हैं उसमें क्या कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, लैक्टोबैसिलस ब्रुइस। इसके बाद थियोब्रोमा कैंडिडा इंसिलिना, उसे कोको बन सकता है। उसके बाद अंगूर है, तो अंगूर में सिक्रोमाइसिस सेरेवेसी, तो अंगूर की वाइन जो है, वाइन सुपर शॉप मतलब वाइन जहाँ पे बनती है, तो अंगूर की वाइन बना सकते हैं। या अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स है उनकी वाइन बनती है। उसके बाद सेब है, सेब में सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उससे हम सीडार पेय पदार्थ बना सकते हैं। उसके बाद का आपको अगर आकृति दिखाई दे रही होगी तो वो है झेंतन गोंद। तो झेंतन गोंद से रिलेटेड जो भी चीजें है, जिससे उत्तम गुणवत्ता का कागज, टूथपेस्ट, रंग, खाद, अपतृणनाशक, कपड़ों के रंग, इसमें सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही आपको तालिका पूर्ण करनी है। 3 गुणों के लिए प्रश्न आता है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, रिक्त जगह आपको दी रहेगी। 6 से कम नहीं होगी पर 6 तो आपको रिक्त जगह दी रहेगी, वो उसको पूरा आपको भरना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप झेंतन गुंद का प्रश्न देखोगे तो आपको सिर्फ झेंतन गुंद दिया रहेगा बीच में, और बाकी सब जो बॉक्स है वो खाली रहेंगे और उसमें आपको ये सब चीजें लिखनी है, जनतन गुण से रिलेटेड ही चीजें लिखनी है। क्योंकि जितनी आप सही चीजें बराबर लिखोगे तो उतने मार्क्स आपको वहां पर कंफर्म मिलने ही वाले हैं। तो इसीलिए तालिका पूर्ण कीजिए, चित्र पूर्ण कीजिए जो भी है। जिसे पर्यावरणीय व्यवस्थापन के संदर्भ में नीचे दिए गए संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। तो नीचे दिया गया हुआ संकल्पना चित्र में क्या है, सूक्ष्म जीव पूछा है, तो सूक्ष्म जीव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पर्यावरण व्यवस्थापन में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग होता है। तो जैव कीटकनाशक, सूक्ष्म जैविक टीका, तेल का रिसाव में, जैव ईंधन में, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन करने के लिए, भूमि भरण करने के लिए, बायोगैस और कंपोस्टिंग करने के लिए आपको सूक्ष्म जीव की मदद लेनी होती है। उसके बाद है 8वां जो पाठ है अपना, कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। उसपे भी जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग या लाभ अगर आपको पूछा जाए तो आपको उसका पॉइंट पता होने, मतलब मुद्दे सिर्फ पता होने चाहिए, अंदर के लिखने की कुछ जरूरत नहीं। सिर्फ हेडिंग आपको लिखने हैं, जैसे पशु संवर्धन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि है, जनुकीय उपचार है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, पर्यावरण के उपचार है, विभिन्न प्रकार के टीके तथा खाद्य टीका, इन सब का मतलब उपयोग, इसके लिए हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए जो तालिका दी गई है आपको वो उसी प्रकार से भरनी है होती है। आपको सिर्फ जैव प्रौद्योगिकी लाभ आपको वहां पर दिया रहेगा और उससे रिलेटेड सब चीजें आपको आजू बाजू में लिखनी होती है। उसके बाद है तिल चिट्टा किस संघ का प्राणी है, उत्तर सकारण स्पष्ट कीजिए। अभी ये दीर्घोत्तरी में भी आ सकता है
कि तिलचिट्टा किस संघ का प्राणी है? तिलचिट्टा संधिपाद संघ का एक प्राणी है। उसका आंसर अपने को मिल गया। तो ऐसे पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं तो चेक करने वाला जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी आसानी पड़ती है कि नहीं, इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पॉइंट आउट किया है और पता है, इसलिए वो तुरंत अपना पेपर अच्छे से मूल्यांकन उसका हो सकता है। तो तिलचट्टा संधिपाद संघ का एक प्राणी है। इसका समावेश कीटक वर्ग में किया जाता है। तिलचिट्टा संधिपाद संघ का एक प्राणी जिसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, जैसे कि ये काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से बनता है। इसका तिलचिट्टा के शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर बने हुए उपांग होते हैं। 3 जोड़ी पैर उसको होते हैं। तिलचिट्टा का शरीर त्रिजनन सत्य देह गुहायुक्त सममिति वाला खंडीभूत होता है और जाल होता है। तो तिलचिट्टा किस संघ का प्राणी है और वैसे क्यों, उसी संघ में वो क्यों है, इसका रीजन आपको देना, मतलब उसकी विशेषताएं आपको बतानी होती है कुछ, क्योंकि विशेषताओं से ही समझ में आ जाता है कि ये उस संघ का प्राणी क्यों है। तो तिलचिट्टा के जैसे और जिनकी विशेषताएं इनसे मिलती जुलती है वो सब प्राणी श्वेता, तिलचिट्टा संधिपाद संघ के है। संधिपाद संघ में ये सब आते हैं। उसके बाद आपको आकृति दी रहेगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आकृतियां दी रहेगी, उसको आपको नामांकन करना है, मतलब उसके अंगों का नाम आपको लिखना होता है। जैसे कि पेलेनोक्लॉसिस की आकृति आपको देखो दिखाई दे रही होगी। उसका अगर नामांकन आपको करना है तो आपको ऊपरी भाग में जो है वहां पे शुंड होता है, उसके बाद कालर होता है और फिर प्रकांड होता है। तो ऐसे आपको उसका नामांकन करना होता है। जैसे हर्टमानिया है, हर्टमानिया में भी क्लोम छिद्र, अलिंद छिद्र, बाह्य कवच, अंग, पाद, मतलब उपांग जिसे हम कहते हैं। ऐसे आपको नामकरण या नामांकन उसको देना है। एम्फिऑक्सस, ऐसे हर एक पार्ट में जो भी चित्र आपको लगते हैं कि हाँ ये नामांकन के लिए आ सकता है, ये आकृति बनाने के लिए आ सकता है, ऐसे प्रकार के ही चीजें, मतलब आकृतियां आपको यहाँ पर दी रहेगी। ज्यादातर करके वनस्पति वर्गीकरण जो है, प्राणियों का वर्गीकरण छठा पाठ, उसमें भी बहुत सारी आकृतियां आपको पूछी जा सकती है इसके लिए। जैसे चमगादड़ है तो चमगादड़ की आंखें, शरीर, पश्चपाद, चर्म प्रसर, ये सब चीजें आपको, इससे नामांकन आपको उस आकृति को करना होता है। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान की पहचान, जिसमें आधुनिक भूमिवरण स्थल की आकृति आपको देखो दिखाई दे रही होगी। तो उसमें कौन से नाम आप लिख सकते हो, जैसे कचरा, मीथेन गैस कहाँ से आता है, मिट्टी की परत कहाँ रखी जाती है, अशुद्ध द्रव का संग्रह कहाँ पर किया जाता है। तो बहुत सिंपल डायग्राम है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे निकाल लेना है, उसके बीच में एक छोटा पंचकोण जैसे एक निकालना है। तो ऐसे ही आपको डायग्राम भी इजीली निकालने और कम समय में निकालनी है। तो ज्यादा उसको कुछ कलरिंग बिलरिंग का ये नहीं होता है। तो तुरंत जल्दी से जल्द वो डायग्राम और अच्छे तरीके से उसके अंग आपको समझ में आए, ऐसे ही डायग्राम आपको अगर आकृति बनाओ आता है तो उसमें निकालनी है। उसके बाद मूल कोशिका और विभिन्न अंग, उसके भी एक डायग्राम आपको दी जाएगी और आपको वैसे ही उसके अंगों के नाम लिखने हैं। उसके बाद दान करने योग्य अंग, जैसे पूरा बॉडी पूछा, बॉडी का स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें आप आंखें दान कर सकते हो, फेफड़े दान कर सकते हो, यकृत दान कर सकते हो, हड्डियां, त्वचा, वृक्क, अग्नाशय, हृदय, ये सब चीजें अपनी बॉडी पार्ट जो है वो हम दान में दे सकते हैं। और जिसको जरूरत है, जैसे आंखें अगर हम किसी को दान देते तो बेचारे नेत्रहीन को दिशा मिलेगी, उसको दृष्टि मिलेगी और वो भी ये सुंदर संसार देख पाएगा। तो ऐसे ही हिसाब से हम अंग दान का जो ये होता है वो भी कर सकते हैं। पर दान करने योग्य अंग अगर आपको लिखने हैं तो आपको ऐसी डायग्राम दी रहेगी और उसमें से आपको कौन से अंग के ऊपर उसका नामांकन आपको करना होता है। उसके बाद कुछ चिन्ह दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिए रहे हैं। जैसे आग का चित्र है तो ज्वलनशील पदार्थ वो हो सकता है, विस्फोट, संग्रहित संपीड़न गैस,
ऑक्सीकारक, संक्षारक, ऐसे अलग अलग विषैली अगर गैस है तो वहां पर वो मैंने पहले ही बताया था कि कंकाल का चित्र जैसे डेंजर जोन जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर ऐसे चित्र दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ आपदाएं होती है जिनके चित्र दिए रहते हैं आपको, और आपको पूछा जाता है कि इस दिए गए चित्र में कौन सी आपदा है, उसका रीजन क्या है, उसका प्रबंधन कैसे हम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें ही आपको आपदा पूर्व प्रबंधन क्या होता है, और आपदा के अगर आपदा हो जाती है तो उसके बाद प्रबंधन हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं कि गैस की मतलब जिसमें हम कहते हैं कि विषैली गैस का फैलाव हो रहा है या गैस का फैलाव हो रहा है, सिलेंडर खराब है और उसी के यहाँ से आपको गैस बाहर निकलती हुई दिख रही है, तो अगर किसी रूम में वो हो रहा है तो वहां पर सफोकेशन हो सकता है, तुरंत अपने को बाहर जाना है। प्रबंधन कैसे करना है, तुरंत वो गैस को अगर बटन बंद कर सकते हो तो वो काम करना है। तो ऐसे ही हम प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाजू में देख रहे हो कि दो चार बच्चे बहुत लड़ झगड़ रहे हैं, तो अब झगड़ा कैसे रोक सकते हैं वो भी एक प्रबंधन में ही आता है। तो ऐसे तरीके की आपदाओं के चित्र आपको वहां पर दिए रहेंगे, और फिर पूछा रहेगा कि आपदा पूर्व प्रबंधन क्या होता है और आपदा पश्चात प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है इस चित्र में दिए गए हुए आपात मतलब आपदा के हिसाब से। उसके बाद कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की चार विशेषता लिखो, दीर्घोत्तरी प्रश्न में ये आ सकता है। तो कोई भी चार विशेषता अगर पूछी तो आपको छह पाँच छह लिखनी है और उदाहरण देने हैं। चार विशेषताएं पूछी तो चार की चार ही नहीं लिखनी, एक दो एक्स्ट्रा लिखनी है, ताकि अपने को मार्क्स के अभी 3 गुणों के लिए प्रश्न है तो 5-6 मुद्दे उसमें आने चाहिए। इस हिसाब से आपको आंसर हर एक प्रश्न का लिखना है। इसमें सितारा मछली, सी आर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर इत्यादि कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ में ये सब प्राणी आते हैं जिनकी त्वचाओं में ऐसे लगता है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसे लगता है कि बहुत कांटे हैं उसके शरीर पर, इसीलिए उसको कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों के संघ मतलब बोला जाता है। ये ज्यादातर करके समुद्रवासी होते हैं। त्रिस्तरीय और सत्य देह गुहायुक्त इनका शरीर होता है। इनके इली अवस्था जो होती है मतलब लार्वा अवस्था हम जिसे कहते हैं, उसमें द्विपार्श्व सममिति होती है। मतलब अगर बीच से उसको कट करते हो तो दो सेम आकार के सेम डिजाइन के दो पार्ट अपने को सेम टू सेम मिलेंगे। कुछ प्राणी जो संचलन नहीं करते वे प्राणी स्थानबद्ध होते हैं, जो चल फिरते नहीं है। इन प्राणियों का कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटों अथवा पट्टिकाओं का बना होता है। इस कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के जो भी प्राणी होते हैं उनका जो शरीर है, प्राणी कंकाल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटों से अथवा पट्टिकाओं से बना होता है। और कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों में पुनरुद्भवन पुनर्निर्मित की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अधिकांश प्राणी प्राय ही एक लिंगी होते हैं, जैसे सितारा मछली, सी आर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर इत्यादि। ऐसे जो प्राणी है वो सब कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ में आते हैं। उसके बाद है बेकर्स ईस्ट के उपयोग से बनाया गया पाव और अन्य उत्पाद क्यों पौष्टिक होते हैं। अभी ये रीजन है, शास्त्रीय कारण भी ये आ सकता है, रीजन देने के लिए भी ये आ सकता है। तो पाव बनाते समय आटे में ईस्ट अर्थात सेक्रोसाइसिस सेरेविसी मिलाया जाता है। इस्ट के कारण ही गूंदे हुए आटे में किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा आटा हम गूंद के रख देते तो वो फूल जाता है मतलब क्यों कैसे फूल गया वो, तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है इसलिए वो फूल जाता है। जैसे इडली का बैटर जो होता है, देखो हम रात को मस्त उसको पीस बीस के रख देते तब का साइज, और सुबह जब वो बर्तन हम खोलते हैं ढका हुआ उसका साइज देखना तो वो एकदम फूल जाता है, और उसमें बहुत ऐसे स्पॉट स्पॉट मतलब पूरा फूला हुआ वो दिखता है। तो ऐसे रात में उसमें क्या जादू हो जाता है क्या, नहीं। तो उसमें ईस्ट का जो ये है मतलब उसमें किण्वन प्रक्रिया होती है, और उसी तरीके से उसका जो ये भार होता है, जो क्वांटिटी होता है वो बढ़ जाता है, फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं फूलना। तो अनॉक्सी किण्वन भी आटे की पौष्टिकता में वृद्धि करते हैं, और इसी कारण ऐसे आटे से बने हुए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक
होते हैं। इसीलिए देखो हम सुबह सुबह अगर एक पाव भी खा ले तो भी थोड़ी देर के लिए भूख नहीं लगती, क्योंकि ये अच्छा है, अपने शरीर के लिए भी ठीक है, पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद है प्रोबायोटिक्स उत्पाद लोकप्रिय होने के क्या कारण है। तो प्रोबायोटिक्स मतलब क्या है, पहले वो पता होना चाहिए कि प्रोबायोटिक्स उत्पाद अधिकांशतः दुग्ध उत्पाद है। इन उत्पादों में जीवाणु क्रियाशील रहते हैं और ऐसे प्रोबायोटिक्स स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जो भी प्रोबायोटिक्स है वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। प्रोबायोटिक्स के कारण हमारे अन्न नलिका में उपर्युक्त जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। जो जीवाणु हमारे शरीर में होने चाहिए उनकी वृद्धि इसके कारण हो सकती है। तो प्रोबायोटिक्स के शरीर की कारण शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति जो अभी से इसमें इम्यूनिटी पावर जिसे हम कहते हैं वो मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है। और उसके लिए हमें पूरा अपना खान पान जो है वो इस हिसाब से रखना पड़ता है ताकि हमें कोई भी बीमारी जल्द से जल्द ना हो, उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स के कारण शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। चयापचय क्रिया भी इसकी वजह से बढ़ती है। अतिसार के उपचार के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आजकल पालतू प्राणी जैसे मुर्गियों के उपचार के लिए भी प्रोबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। इस प्रकार अनेक लाभ मिलने के कारण प्रोबायोटिक्स उत्पाद अधिक लोकप्रिय है। देखिए कोई भी चीज अगर हम खरीदते तो उसकी पब्लिसिटी से ही खरीदते कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये कैसे चीज वर्कआउट होता है, तो उस हिसाब से ही हम उस चीज को बढ़ोतरी देते हैं या उसको रिमार्क देते कि नहीं ये चीज अच्छी है। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी से बने हुई किन वस्तुओं का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इसको भी हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी से बनी हुई निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जैसे कि घर में दही तथा छाछ अगर बनाया जाता है तो इसमें किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह हमारे घर में उपयोग की जाने वाली सबसे सरल जैव प्रौद्योगिकी है। मतलब दही बनाना, दही लगाना, ये सब काम हम रोज करते हैं। दूध अगर पड़ा है उसको गर्म करते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसमें दही का थोड़ा प्रमाण डाल देते तो थोड़े समय में ही उस पूरे दूध का दही बन जाता है। तो ऐसी जो है ये डेली यूज की हमारी जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है दही। उसके बाद इडली, डोसा, ढोकला, ये सब पदार्थ भी किण्वन प्रक्रिया से ही उपयोग में लाए जाते हैं। और यही एक प्रकार का जैव प्रौद्योगिकी का ही अनुप्रयोग वहां पर भी होता है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हम वहां पर भी कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसे बैंगनी, आजकल बाजार में बीजहीन अंकुर भी मिलते हैं, पपीता मिलता है, तरबूज मिलता है जिसमें बीज नहीं होते। तो ये सब हाइब्रिडाइज जिसे हम कह सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसमें संशोधन किया जाता है और फिर वो बीज जो है वो बोने के लिए तैयार किया जाता है। और उससे आने वाली फसल का भी उनको एक अंदाजा लेना होता है कि कैसे इसकी फसल आएगी। उसके बाद है बैंगनी पत्ता गोभी, लाल और पीली शिमला मिर्च, ये सब सलाद के लिए जो उपयोगी होने वाले जो सब्जियां है इसमें भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कर सकते हैं। इंसुलिन का उपयोग किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए जाने वाले टीके, मतलब वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, वो जैव प्रौद्योगिकी और इससे ही मतलब उसका उसमें मदद होती है। उसके बाद टीकाकरण किसे कहते हैं। टीकाकरण सभी लोगों को पता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद उसको एक टीका मिलता है, ट्रिपल जिसको हम कहते हैं। और उसी हिसाब से उसकी इम्यूनिटी हम तब इसे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पहले के समय में रोग जंतुओं का उपयोग करने के टीके बनाए जाते थे। रोग जंतुओं को पूरी तरह मारकर अथवा अधमरा करके टीके बनाए जाते थे, परंतु इससे कुछ लोगों में रोग जंतुओं संबंधित होने की संभावना होती है। मतलब क्या अगर किसी बच्चे से या किसी से हम वो रोग जंतु का निर्मूलन, मतलब अगर सैंपल हम लेते हैं और उससे रोग जंतुओं का उपयोग करके हम टीके भी बना सकते हैं। पर ज्यादातर करके वो चीज यूज नहीं होती है,
क्योंकि वही रोग जंतु से बना है, तो कभी कभार उस व्यक्ति को रोग जंतु का इफेक्ट नहीं होगा तो भी हो सकता है। अंतः टीकों के उपयोग करने से होने वाले रोग से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार कर दिए। और उन्होंने रोग जंतुओं के भी जो प्रतिजन का कार्य करते हैं, प्रतिजन मतलब एंटीजन का कार्य करते हैं, उनके जनों प्राप्त कर सकी उनकी सहायता से प्रयोगशाला में ही वह प्रतिजन देना तैयार कर दिया तथा उनका उपयोग टीके के रूप में किया जाता है। मतलब वही जैव प्रौद्योगिकी का ही इस्तेमाल करके हम जो वैक्सीन बनाते हैं, जिसको हम टीका कहते हैं, वो बनाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल हमारे अच्छाई के लिए, हमारे संरक्षण के लिए किया जाता है। और जो लास्ट पार्ट है अपना, आप उसमें इंटरनेट मोबाइल फोन से हमेशा संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में कौन कौन से बदलाव होते हैं। जो लोग कंटिन्यू, देखो अभी लॉकडाउन से तो सबको आदत हो गई है कि कंटिन्यू मोबाइल पे रहना, टीवी देखना, ये सब चीजें करते, तो उसके लिए वो बार बार देखने से क्या होता है, अपना वो जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। तो जब कोई व्यक्ति हमेशा मोबाइल के संपर्क में रहता है, तो उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्याएं हो सकती है। मोबाइल फोन से निकलने वाली विकिरण के कारण शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है। इसीलिए उसके बाद उसके आवाज से जोड़ों का दृष्टि दोष, ऐसी भी शारीरिक आपदाएं या पीड़ित हो सकते हैं। हमेशा संगणक और इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। मतलब उनको अपने दोस्त, अपनी फैमिली, सब वो कंप्यूटर ही लगता है, उसी में सब चीजें वो करते हैं। अथवा संपर्क रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। समुदाय के अन्य व्यक्ति, रिश्तेदारों से ऐसे लोग वार्तालाप ज्यादा करते नहीं है और सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो ऐसी व्यक्ति लगभग स्वार्थी, आत्म केंद्रित हो जाती है। तो हम अगर मोबाइल या इंटरनेट से हमें बचना है तो हमें उसका बहुत ही कम यूज करना है। अगर काम है तो ही उसका यूज करना है, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मोबाइल फोन से जो विकिरण निकलती है वो भी अच्छी नहीं होती, इसलिए रात को अगर सोते समय आप मोबाइल लेके सोते हो तो मोबाइल थोड़ा दूर टेबल पर रखना है, ताकि वो विकिरण अपने शरीर पर कुछ ना करे। तो सभी लोगों को अपना जो पाठ 6 से लेकर पाठ 10 तक पूर्ण 3 वाले जो प्रश्न थे वो बहुत मतलब पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर देखे हैं। और ऐसे ही तैयारी आप लोगों को करनी है, ताकि आप बहुत अच्छे गुणों से, अच्छे मार्क्स से पास हो सको। तो ऐसे ही हम जैव प्रौद्योगिकी टीकाकरण किसे कहते हैं, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा देखनी है। उसके बाद उसमें क्या क्या पूछा है, जैसे बाह्य रूपिकीय, अकारणीय, अकारकीय, ये भी एक आनुवंशिकता और उत्क्रांति का पार्ट में से एक ही चार्ट है। तो उसमें से हम देख सकते हैं और ये तालिका हम पूरी कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट अभी बाकी है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इस सब से। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना नो है? सर। और कोई छात्र होंगे जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की तैयारी आपको इसी तरीके से करनी है और पॉइंट वाइज आपको आंसर जो है वो लिखने हैं, जैसे यहाँ पर मैंने दर्शाए थे। ओके, हाँ धन्यवाद मैडम। बच्चों थैंक यू को सर। नया टॉपिक। हाँ आप पूछो बेटा। हेलो, हाँ पूछिए सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है मैडम। धन्यवाद मैडम। ओके बच्चों सर। को
टॉपिक अच्छे से समझ में आया। किसी का ओके, हाथ भी थैंक यू ऊपर नहीं वेरी दिख मच रहा सर। है। ओके, वेलकम मैडम, थैंक यू। ओके ओके, ओके ओके, थैंक यू।